हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के चैप्टर 4 के सेकंड लेक्चर को समझेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो भी बातें आपको इस चैप्टर में पढ़नी थी उन सभी बातों को अच्छे से समझा था। फर्स्ट लेक्चर में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सभी बातों को अच्छे से समझा था। आज के इस लेक्चर में हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां और वैश्विक दक्षिण के परिप्रेक्ष्य और भारतीय विमर्श ये जो टॉपिक हैं आज के इस वीडियो में हम इनको कवर करेंगे, जिससे दोस्तों आपका चैप्टर 4 पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम अवलोकन। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसीज दुनिया भर में व्यापार करने वाली बड़ी कंपनियां हैं। ये कंपनियां सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि कई देशों में काम करती हैं और इनका प्रभाव राजनीति और अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा होता है। ये कंपनियां धन, प्रौद्योगिकी, उत्पादन और वितरण जैसे कामों में दुनिया भर में योगदान देती हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुनिया भर में व्यापार करने वाली बड़ी कंपनियां हैं। ये कंपनियां सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि कई देशों में काम करती हैं। बहुत सिंपल है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, एमएनसीज क्या हैं। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ये कई देशों में काम करती हैं, ये किसी एक देश तक सीमित नहीं रहती। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कामकाज को कई तरह के विचारधाराओं से देखा जाता है, जैसे कि उत्तर उपनिवेशवाद, नारीवाद, उदारवाद और मार्क्सवाद। देखिए दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कामकाज को कई विचारधाराओं से देखा जाता है। मतलब ये कि कई सारे दृष्टिकोण हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कामकाज को अपनी दृष्टि से, अपने नज़रिए से देखते हैं। अब दोस्तों इसे हमें थोड़ा डिटेल में यहाँ पर समझना है और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उदारवादी दृष्टिकोण से बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। कहने का मतलब ये है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उस पर उदारवादी दृष्टिकोण क्या कहता है, या जो उदारवादी विचारधारा है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को किस प्रकार से देखती है। ठीक है, तो अब हम इसे समझ रहे हैं। उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और दुनिया भर में आर्थिक विकास का हिस्सा है। इनका मानना है कि एमएनसीज नए विचार लाते हैं, बेहतर तकनीक पहुँचाते हैं और वैश्विक व्यापार को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ने सूचना तकनीक को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे दुनिया भर में लोग आपस में जुड़ गए हैं। इसके अलावा एमएनसीज उन देशों में भी निवेश करते हैं जहां वे काम करते हैं, जैसे कि कार कंपनियां कारखाने बनाकर लोगों को रोजगार देती हैं। यह गरीब देशों में विकास और गरीबी कम करने में मदद करता है। जो उदारवादी विचारधारा है या जो उदारवादी दृष्टिकोण है उसका मानना है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो दुनिया भर में जो आर्थिक विकास हो रहा है उसका हिस्सा हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दुनिया में भर में होने वाले आर्थिक विकास का हिस्सा मानती है उदारवादी विचारधारा। जो उदारवादी विचारधारा है, जो उदारवादी दृष्टिकोण है, उसका मानना है कि एमएनसीज नए विचार लाते हैं, बेहतर तकनीक पहुँचाते हैं, ठीक है, वैश्विक व्यापार को बढ़ाते हैं। ऐसा उदारवादी दृष्टिकोण का मानना है। इसके अलावा उदारवादी दृष्टिकोण का मानना है कि जो एमएनसीज होती हैं वो जिस देश में मतलब काम करती है वहाँ पर वो निवेश भी करती है और वहाँ पर वो रोज़गार भी देती है। तो दोस्तों ये उदारवादी दृष्टिकोण था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अब मार्क्सवाद किस तरह से, जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो किस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देखती है, अब हम इसको समझ रहे हैं। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियां गरीब देशों के संसाधनों और श्रमिकों का शोषण करती है। उनका मुख्य लक्ष्य मुनाफा कमाना होता है, भले ही इससे विकासशील देशों में असमानता बढ़े। उदाहरण के लिए कपड़ा उद्योग में एमएनसीज गरीब देशों में सस्ता श्रम ढूंढते हैं और वहां के श्रमिकों को बहुत कम वेतन देकर कठिन परिस्थितियों में काम कराते हैं। इससे गरीब देशों का विकास नहीं होता बल्कि ये कंपनियां केवल अमीर देशों में पैसा वापस भेजकर वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं। मार्क्सवादी विचारधारा का यही कहना है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो गरीब देशों के संसाधनों और श्रमिकों का शोषण करती है, जैसे कि श्रमिकों को कम वेतन देना, कठिन परिस्थितियों में काम कराना, और इससे गरीब देशों का विकास नहीं होता बल्कि ये कंपनियां केवल अमीर देशों में पैसा वापस भेजकर वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमने मार्क्सवादी दृष्टिकोण को समझा कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण किस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देखता है। ठीक है, तो अभी हमने उदारवाद और मार्क्सवाद की बात की कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में इनका क्या मानना है।
अभी दोस्तों हम यहाँ पर ये जो टॉपिक है इसे समझेंगे, लेकिन इससे पहले अभी हमें नारीवादी दृष्टिकोण को समझना है। तो देखिए, नारीवादी दृष्टिकोण से बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, नारीवाद यह दृष्टिकोण एमएनसीज़ के कामकाज में लिंग से जुड़े भेदभाव और महिलाओं पर इसके प्रभाव की बात करता है। ये कंपनियां अक्सर महिला कर्मचारियों का शोषण करती हैं, जैसे कि उन्हें कम वेतन देना, लंबी मेहनत करवाना और ख़राब कामकाजी हालात में रखना। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ा उद्योगों में ज़्यादातर महिलाएं ही काम करती हैं, लेकिन उन्हें खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मतलब जिस इन्वायरमेंट में उन्हें काम कराया जाता है वो अच्छा नहीं होता। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पर यही है कि जिस भी मतलब कंपनी वगैरह में वो काम करती हैं, तो वहाँ पर जो स्वच्छता हो गया या जो उनकी सुरक्षा से संबंधित जो मानक होते हैं उनकी अनदेखी की जाती है। ऐसा यहाँ पर नारीवादी जो दृष्टिकोण है उसका कहना है। अब देखिए, जो नारीवादी दृष्टिकोण है इसका मानना है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, जो एमएनसीज़ हैं, ये इनके जो कामकाज हैं इसमें लिंग से जुड़े भेदभाव देखने को मिलते हैं। मतलब स्त्री और पुरुष से संबंधित जो भेदभाव हैं वो देखने को मिलते हैं। जो नारीवादी दृष्टिकोण है उसका मानना है, नारीवादी जो विचारक हैं उनका मानना है कि ये कंपनियां अक्सर महिला कर्मचारियों का शोषण करती हैं, जैसे कि उन्हें कम वेतन देना, लंबी मेहनत करवाना और ख़राब कामकाजी हालात में रखना। तो दोस्तों, आपको ये वाला दृष्टिकोण भी समझ में आया होगा कि नारीवादी दृष्टिकोण किस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देखता है। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर ये एक टॉपिक है, इसे समझते हैं। आज की दुनिया में बड़ी कंपनियाँ, जिन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ एमएनसीज़ कहते हैं, हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। आइए समझते हैं कि ये कंपनियां इतनी महत्वपूर्ण कैसे बन गई और वे क्या काम करती हैं। अब यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संबंधित कुछ बातें बताई गई हैं, इसे हम समझते हैं। तो देखिए, शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां। पहले कंपनियां सिर्फ अपने देश में काम करती थी, लेकिन जैसे जैसे तकनीक और व्यापार बढ़ा, कुछ कंपनियां दूसरे देशों में भी फैलने लगीं। ये कंपनियां अब कई देशों में काम करती हैं। वे एक देश में चीज़ें बनाती हैं और दूसरे देशों में बेचती हैं। तो बहुत सामान्य बात लिखी है इस पॉइंट में, आपको समझ में आया होगा। वैश्विक व्यापार में भूमिका। हमारे फ़ोन, कपड़े, खिलौने जैसी बहुत सी चीज़ें अलग अलग देशों में बनती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुनिया भर में संसाधन और उत्पाद ले जाती हैं, जिससे देशों के बीच व्यापार होता है। बहुत सामान्य बातें यहाँ पर बताई गई हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर पहले पॉइंट में यही बताया गया कि पहले कंपनियां सिर्फ अपने देश में काम करती थी, लेकिन जैसे जैसे तकनीक और व्यापार बढ़ा, कुछ कंपनियाँ दूसरे देशों में भी फैलने लगी। मतलब कई सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हमें दिखाई देती हैं जो कई देशों में काम करती हैं। लाभ और हानि। एमएनसीज़ उन देशों में नई नौकरियां और तकनीक लाती हैं जहां वे काम करती हैं, लेकिन कभी कभी वे कम वेतन देती हैं या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए इनके काम के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को समझना ज़रूरी है। राजनीति पर असर। कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां इतनी बड़ी होती हैं कि वे सरकारों पर दबाव डालकर अपने फ़ायदेमंद नियम बनवा सकती हैं। इससे कुछ लोग चिंतित होते हैं, क्योंकि ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए कानूनों को प्रभावित कर सकती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या बेहतर करना चाहिए। एमएनसीज़ दुनिया को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। वे उचित वेतन, पर्यावरण की सुरक्षा और समाज के विकास के लिए काम करें, तो इससे दुनिया में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरल शब्दों में लिखे हुए हैं। आई होप यहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों, मैं आपको एक बार यहाँ पर सारी बातें बताऊँ तो यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में कई सारी बातें बताई गई हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं वो कई देशों में काम करती हैं, ठीक है। वैश्विक व्यापार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका को बताया गया है कि जो एमएनसीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशंस हैं, ये जो मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, अगर हम इनके प्रभाव की बात करें तो हमें लाभ और हानि दोनों ही चीज़ें दिखाई देती हैं। मतलब इनके अच्छे और बुरे दोनों ही प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि जो एमएनसीज़ हैं, ये उन देशों में नई नौकरियां और तकनीक लाती हैं जहां वे काम करती हैं, लेकिन कभी कभी वे कम वेतन या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा
इसके साथ ही यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के राजनीतिक प्रभाव की भी बात की गई है। कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, स्पेशली जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो राज्यों की राजनीति को भी प्रभावित कर सकती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक पॉइंट में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या बेहतर करना चाहिए ये भी बताया गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उचित वेतन, पर्यावरण की सुरक्षा और समाज के विकास के लिए काम करें तो इससे दुनिया में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वैश्विक दक्षिण के परिप्रेक्ष्य और भारतीय विमर्श। अब ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए, वैश्विक दक्षिण क्या है। वैश्विक दक्षिण या ग्लोबल साउथ, आपने सुना होगा ना, ग्लोबल साउथ, वैश्विक दक्षिण। वैश्विक दक्षिण उन देशों को कहा जाता है जो विकासशील या अविकसित हैं और ऐतिहासिक रूप से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के शोषण का सामना कर चुके हैं। इनमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश शामिल हैं। ये देश आज भी गरीबी, असमानता और विकास की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है, आपको वैश्विक दक्षिण समझ में आया होगा। तो इस टॉपिक में जो वैश्विक दक्षिण है, इसका क्या मतलब है, आपको समझ में आ गया। भारत ने उपनिवेशवाद का सामना किया है और आज भी उसकी नीतियां इस अनुभव से प्रभावित हैं। भारत संप्रभुता, न्यायपूर्ण विकास और आत्मनिर्णय की विचारधारा पर जोर देता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और G77 जैसे मंचों पर वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए आवाज़ उठाई है। इसका उद्देश्य गरीबी मिटाना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। 1990 के दशक में भारत ने आर्थिक सुधार किए और निजीकरण व उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया। इससे भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ी और वैश्विक व्यापार और निवेश में अहम खिलाड़ी बन गया। भारत अब G20, WTO और IMF जैसे संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देखिए दोस्तों, बहुत सामान्य बातें यहाँ पर लिखी हैं, ये बातें भी आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर पहले आपको वैश्विक दक्षिण के बारे में बताया गया कि वैश्विक दक्षिण यानी कि ग्लोबल साउथ क्या है। ग्लोबल साउथ में जो वैश्विक दक्षिण है, इसमें विकासशील और अविकसित देश आते हैं जो ऐतिहासिक रूप से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के शोषण का सामना कर चुके हैं। इनमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई सारे देश इसमें शामिल हैं। बहुत मतलब यहाँ पे सरल भाषा में यहाँ पर सारी बातें लिखी हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र हो गया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो गया, G77 हो गया और कुछ जो मतलब अन्य जो संगठन हैं या जो दूसरे मंच हैं, तो वैश्विक स्तर पर भारत ने वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए आवाज़ उठाई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि 1990 के दशक में भारत ने आर्थिक सुधार की नीति अपनाई, निजीकरण व उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया। इससे भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ी है और आज अगर हम बात करें तो भारत G20, WTO और IMF जैसे संगठनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दक्षिण एशिया में भारत अपने पड़ोसियों के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। वह सार्क, बिम्स्टेक जैसे संगठनों के जरिए क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि भारत को क्षेत्रीय विवाद और सुरक्षा मुद्दों जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। मतलब भारत अपने पड़ोसियों के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। भारत क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि भारत को क्षेत्रीय विवाद और सुरक्षा मुद्दों जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का भविष्य कई अलग अलग कारकों से प्रभावित होगा। इसमें भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताएं, अलग अलग क्षेत्रों की ज़रूरतें और दुनिया में हो रहे बदलाव शामिल। भारत को समावेशी विकास, पर्यावरण की सुरक्षा, तकनीकी प्रगति और भू राजनीतिक स्थिरता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा भारत की उद्यमशीलता, ऊर्जा, लोकतांत्रिक लोकाचार और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वैश्विक समृद्धि, सुरक्षा और सम्मान के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करती है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि भारत को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि समावेशी विकास, पर्यावरण की सुरक्षा, तकनीकी प्रगति और भू राजनीतिक स्थिरता। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि इसके अलावा भारत की उद्यमशीलता, ऊर्जा, लोकतांत्रिक लोकाचार, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वैश्विक समृद्धि, सुरक्षा और सम्मान के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करती है।
कहने का मतलब है भारत की जो उद्यमशीलता ऊर्जा है, लोकतांत्रिक लोकाचार है और जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, ये भारत को वैश्विक समृद्धि, सुरक्षा और सम्मान के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करती है। उद्यमशीलता का मतलब यही है कि जो उत्पादन क्षमता है वो, और लोकतांत्रिक लोकाचार और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का मतलब है कि भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जो कि भारत को हेल्प करती है वैश्विक समृद्धि, सुरक्षा और सम्मान के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। अभी यहाँ पर जो भी बातें हैं उसे मैं एक बार और कंक्लूड कर दूंगा पूरा टॉपिक, आप यहाँ पर बस ध्यान से सारी बातों को समझिए। इसके अलावा भारत बहुपक्षवाद, सहयोग और चर्चा की अवधारणाओं को अपनाकर एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम बनाने में मदद कर सकता है जो खासकर वैश्विक दक्षिण के हितों की रक्षा करे और सभी देशों के लिए फ़ायदेमंद हो। कहने का मतलब यही है कि भारत एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली बनाने में मदद कर सकता है जो सभी देशों के लिए फ़ायदेमंद हो, जो सभी देशों के हितों की रक्षा करे, विशेषकर जो वैश्विक दक्षिण है उसके हितों की रक्षा करे। बाकी जो सभी देश हैं उन सभी के हितों की रक्षा हो और सभी के लिए जो प्रणाली फ़ायदेमंद हो, ऐसी प्रणाली बनाने में भारत मदद कर सकता है। देखिए, वैश्विक दक्षिण में विकासशील देश शामिल हैं जो ऐतिहासिक रूप से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के शोषण का सामना कर चुके हैं। ये देश आज भी गरीबी, असमानता और विकास की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अब भारत ने वैश्विक मंचों पर वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए आवाज़ उठाई है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र हो गया, कूटनिरपेक्ष आंदोलन हो गया, G77 जैसे मंच हो गए। तो भारत ने यहाँ पर वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए आवाज़ उठाई है। इसके अलावा जो दूसरे कई सारे जो संगठन हैं या जो दूसरे कई सारे जो मंच हैं, तो वहाँ पर भारत ने वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए आवाज़ उठाई है। वैश्विक दक्षिण का जो भी मुद्दा है तो उसको भारत ने उठाया है। यहाँ पर यही सारी बातें हो रही हैं दोस्तों कि भारत की जो भूमिका है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है और भारत एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली बनाने में मदद कर सकता है जो सभी के हितों की रक्षा करे, विशेषकर जो वैश्विक दक्षिण के देश हैं, जो कम विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनके हितों की रक्षा करे। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली बनाने में भारत मदद कर सकता है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।